सभी प्यारे बच्चों को, बोर्ड की तैयारी करने वाले बच्चों को अनुसर का एक बार प्यार भरा नमस्कार। यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है और इस एग्जामिनेशन में हम लोग आज बात करेंगे कि हर टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। टॉपिक आज बात करूंगा कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में पढ़ने के लिए और उनको आप प्रिपेयर कर ले। यानी कि मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राउल्स लॉ को ध्यान से पढ़ना है तो बिल्कुल 100% आउट आप राउल्स लॉ को पढ़ लीजिएगा। राउल्स लॉ में 100% क्वेश्चन आना निश्चित हो गया है। यानी कि यहाँ पर बिल्कुल मैंने 100% लिख दिया, पेपर में क्वेश्चन मिलेगा। हेनरी के नियम पर भी क्वेश्चन मिलेगा, आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन पर भी क्वेश्चन आएगा। आदर्श तथा अनादर्श विलयन पर भी आप यहाँ लिख लीजिए, आदर्श तथा अनादर्श विलयन पर क्वेश्चन आना निश्चित है। तो यहाँ से भी आप पूरी अपनी तैयारी करके चलिएगा। एक क्वेश्चन आपका जो है वो ऑस्मोसिस पर आ सकता है, तो डी पार्ट में यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर आप इसको तैयार करना चाहते हैं तो एक परासरण दाब पर भी क्वेश्चन आ सकता है। परासरण दाब पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इतनी चीजों पर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ राउल्ट का नियम हो गया, यहाँ पर हेनरी का नियम हो गया, यहाँ आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन का नियम हो गया, यहाँ पर परासरण दाब पर भी नियम समझ में आपके आना चाहिए। इंपॉर्टेंट है इस बात का नियम, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आप पढ़ करके जाइएगा। इन क्वेश्चंस पर आपको ये मान के चलिए कि टॉपिक आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। तो विलयन के बाद चले आइए नंबर 2। सेकंड टॉपिक हमारा क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सेकंड टॉपिक पर भी हमें काम करना, और ये सेकंड टॉपिक विलयन के बाद आपको पता होगा कि हम लोग वैद्युत रसायन पर बात कर लेते हैं। यानी कि वैद्युत रसायन में हम लोग को क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो वैद्युत रसायन में यानी नोट करते चले जाइए, ये एक एक टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया ना तो फिर आपके नंबर निश्चित हो जाएंगे। वैद्युत रसायन में वैद्युत रासायनिक सेल, यानी कि नंबर 1 टॉपिक जो पढ़ना है वो है वैद्युत रासायनिक सेल। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वैद्युत रासायनिक, यानी वैद्युत रासायनिक सेल, जिसे आप गैल्वेनिक सेल के नाम से जानते हैं, रासायनिक सेल, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये जो है वो गैल्वेनिक सेल के नाम से भी आता है। गैल्वेनिक सेल के नाम से भी आता है, गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बी पार्ट पर चले आइए। बी पार्ट वैद्युत रासायनिक सेल के बाद हमें दूसरा पढ़ना चाहिए मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड मानक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ लेना चाहिए। और मानक इलेक्ट्रोड विभव पर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इस पर भी आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए मानक इलेक्ट्रोड विभव पर। इसके बाद सी पार्ट पर चले आइए। यहीं पर हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आ सकता है कि लवण सेतु का क्या कार्य है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लवण सेतु का क्या कार्य है। लवण सेतु का क्या कार्य है। लवण सेतु का क्या कार्य है, इस बात का आप ध्यान दीजिए। कार्य है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ये इतने टॉपिक यहाँ से पढ़ लेने हैं, यानी वैद्युत रासायनिक सेल पढ़ लेना है जिसे गैल्वेनिक सेल के नाम से जानते हैं। लवण सेतु का कार्य क्या है, इस पे 100% आगे लिख लीजिए। बिल्कुल आपको ये बता दे रहा हूँ कि यही पेपर में रखा मिलेगा, वरदान साबित होगा आपके लिए, ये वीडियो वरदान साबित होगी। नोट करते चलिए एक एक लाइन हमारी। यहाँ पर तीसरे टॉपिक से मैं चला रहा हूँ। तीसरे टॉपिक में आ जाता है आपका रासायनिक बलगति। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रासायनिक, यहाँ पर लिख देता हूँ रासायनिक बलगति। और ये रासायनिक बलगति जो है वो आपको क्या बताएगी वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ से क्या क्या टॉपिक आपको रासायनिक बलगति से मिल सकते हैं, वो नोट कर लीजिएगा। और नंबर 1 रासायनिक बलगति से सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो अभिक्रिया की कोटि। नोट करो, यहीं पर मिलने अभिक्रिया की कोटि हो गया। अभिक्रिया की कोटि में भी क्या पूछा जाएगा। अभिक्रिया की कोटि में जो है, अभिक्रिया की कोटि में जो साम्य स्थिरांक होता है ना, अभिक्रिया की कोटि के लिए वेग स्थिरांक का, यानी अभिक्रिया की कोटि में वेग स्थिरांक का मात्रक पूछ सकते हैं। वेग स्थिरांक का मात्रक पूछ सकते हैं। तो नोट करके जाइएगा प्रथम, और यानी कि अगर आप नोट कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है।
प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए पढ़ लीजिएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए पढ़ करके जाइएगा। और दूसरा आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए भी आप पढ़ करके जाइए, दोनों पढ़ के जाना, मिलेगा। उसके बाद दूसरा है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में क्या अंतर है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में क्या अंतर है, आणुविकता में क्या अंतर है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप पढ़ के जाना। अंतर आप बिल्कुल कम से कम 2 अंतर तो आप याद कर लेना, और इसके आगे भी लिख लीजिए 100%, यहाँ पर 100% लिखे दे रहा हूँ, बिल्कुल नो इफ नो बट नो डॉट, फैसला ऑन द स्पॉट, ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट पे आ जाइए, टॉपिक नंबर 3 पर आइए। थर्ड टॉपिक क्या कह रहा है आपसे, वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ एक क्वेश्चन और भी है जो आ सकता है, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है थर्ड पॉइंट पर, यानी अभिक्रिया की दर से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अभिक्रिया की दर से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट 4th पे आ जाइए। और यानी कि आपने अभी तक ये 2 पढ़ लिए है ना, रासायनिक बलगति पढ़ लिया, और आप नोट कर पाए कि रासायनिक बलगति के बाद यहाँ पर विलयन हो गया, वैद्युत रासायनिक सेल हो गया, रासायनिक बलगति हो गई। और रासायनिक बलगति के बाद हम लोग देख लेते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एक, आपको याद होगा टॉपिक, जिससे हम लोगों को क्वेश्चंस मिलने के भरपूर चांस है, पूरे फुल चांस है, जिसका नाम है डीएफ ब्लॉक और साथ में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो यहाँ पर लिख देता हूँ डी तथा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, अब डी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होंगे वो भी आप जानिएगा। डी तथा एफ ब्लॉक एलिमेंट में आपको सबसे पहले जो पढ़ना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या पढ़ना चाहिए समझिएगा। नंबर 1 ए पार्ट आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। यहाँ डी एफ ब्लॉक में संक्रमण तत्व में एक तो जिंक, मरकरी और कैडमियम को संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहा जाता है, संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहा जाता, क्यों नहीं कहा जाता है, एक तो ये पढ़ लीजिएगा। दूसरा बी पार्ट इसका पढ़ना पड़ेगा आपको कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व अधिकांश रंगीन होते हैं, अधिकतर ये रंगीन होते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा। डी समूह के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व अधिकांशतः उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, एक तो ये जरूर पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ आपको इसमें एक चीज और पढ़नी पड़ेगी डी एफ ब्लॉक तत्व में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो डी एफ ब्लॉक के अंदर इनकी मैग्नेटिक गुण है, यानी कि अगर चुंबकीय गुणों की बात करें तो चुंबकीय गुणों के बारे में आप जरूर पढ़ेंगे। तो यहाँ लिख देता हूं चुंबकीय गुण आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इतनी चीजें अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 100% मिलेंगे। इसके बाद चले आइए आप उप सहसंयोजक यौगिक पर चले आए। तो मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि टॉपिक नंबर 4, 5वां टॉपिक हो जाता है आपका उप सहसंयोजन यौगिक। उप सहसंयोजन यौगिक। अब ये उप सहसंयोजन यौगिक का मतलब हुआ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यानी ब्रैकेट में यहां लिख देता हूं कोऑर्डिनेशन
कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें सबसे पहले तो वर्नर की कोऑर्डिनेशन थ्योरी पढ़ लीजिएगा। वर्नर की कोऑर्डिनेशन थ्योरी ये आना ही निश्चित है। वर्नर का कोऑर्डिनेशन सिद्धांत, वर्नर की कोऑर्डिनेशन थ्योरी जरूर पढ़ लीजिएगा। नंबर 2, आपको एक चीज और भी बहुत विशेष तौर से पढ़ना है, ये लिगेंड क्या होते हैं। लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड क्या होते हैं। किलेट लिगेंड, किलेट लिगेंड तथा उभयधर्मी लिगेंड से आप क्या समझते हैं, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। तीसरा टॉपिक यहीं पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बीबीटी के अनुसार K4 FeCN का होल 6 तथा K3 FeCN का होल 6 के चुंबकीय गुणों में क्या अंतर है, इस चीज को बिल्कुल निश्चित तौर पर पढ़ेंगे आप लोग। साथ ही साथ बीबीटी के अनुसार, यहाँ 4th पॉइंट पर चले आइए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार NiCO का होल 4 तथा NiCN का होल 4 दो नेगेटिव के गुणों को उनके संकरण के आधार पर समझाइए। इस चीज को ध्यान दे लीजिएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक काम और करना पड़ेगा, जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे, तो एक तो IUPAC नेम, कुछ तत्वों के जो बताए गए आपको, कुछ तत्वों के IUPAC नेम, और कौन कौन से IUPAC नेम आपको पढ़ने हैं वो भी आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले तो आप ये पढ़ लीजिए K4 FeCN का होल 6। उसके बाद दूसरा पढ़ लीजिएगा आप K3 FeCN का होल 6। तीसरा पढ़ लीजिएगा NiCN का होल 4, ऊपर दो नेगेटिव। चौथा पढ़िएगा NiCO का होल 4। पांचवा पढ़िएगा CrCN का होल 6, ऊपर आपके 3 नेगेटिव। उसके बाद छठा पढ़ लीजिएगा CONH3 का होल ट्वाइस, CN का होल 4, CN का होल 4, और ऊपर यहाँ पर आ जाएंगे आपके एक नेगेटिव आ जाएगा। और सातवां आप पढ़ेंगे AgCN का होल ट्वाइस, ऊपर
एक नेगेटिव लगा लीजिएगा। इतने नाम आईपीएससी आपको पढ़ने पड़ेंगे। और साथ ही साथ लिगेंड फील्ड थ्योरी यानी कि कुछ 6 पॉइंट पर आपका यहाँ लिख देता हूँ, लिगेंड फील्ड थ्योरी LFT या फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT के मुख्य बिंदु क्या थे, मुख्य बिंदु क्या है कर दीजिए। इस थ्योरी के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार मेटल तथा लिगेंड के बंध की प्रकृति क्या है। इतने क्वेश्चंस आप जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो ये फर्स्ट वॉल्यूम के क्वेश्चंस आपके पास पहुंच जाएंगे, यानी फर्स्ट वॉल्यूम के इंपॉर्टेंट टॉपिक। यूपी बोर्ड के फर्स्ट वॉल्यूम के इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। अब हमारे पास जो टॉपिक बचते हैं वो सेकंड वॉल्यूम के बचते हैं, यानी कि एनसीईआरटी। यहाँ लिख देता हूँ एनसीईआरटी सेकंड वॉल्यूम। इंपॉर्टेंट कौन कौन से चैप्टर्स के टॉपिक हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, उनको भी आप नोट कर लीजिए, उनको भी आप नोट कर लें। नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 है हेलो एल्केन्स तथा हेलोएरीन। दूसरा हमारे पास में है अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। तीसरा टॉपिक है एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। चौथा टॉपिक हमारे पास में है एमीन और पांचवा है जैव अणु। तो इन टॉपिक्स पर हमारी विशेष चर्चा होगी अगली वीडियो में। तब तक आप ये टॉपिक जरूर पढ़ करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको आगे कंटिन्यू करना है तो कमेंट आपको जरूर करना पड़ेगा। और बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए आपको इस चैनल पर जरूर सब्सक्रिप्शन लेना है, और जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। थैंक यू।